घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं एक ऐसा मुद्दा उठाने वाला हूं, एक ऐसी हकीकत आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि यह समस्या फिर से मुंह बाए खड़ी हो गई है हमारे सामने, लेकिन हम सब जानकर अनजान बने हुए हैं। मैं आज बात करने वाला हूं कोरोना की और देश की अर्थव्यवस्था की। ये सबसे अहम मुद्दे हैं, सीधे आपसे और मुझसे जुड़े हैं। हमारी रोजी रोटी, हमारे ही जान और हमारे जहान से जुड़ा है ये मसला। चर्चाएं हो रही हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, खेला होबे कि खेला ना होबे, परमवीर सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया। जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन इनका हमारी जिंदगी से बहुत ही कम राब्ता है। पर ये जो कोरोना है ना, साल बीत गया, पिछले साल आज ही के दिन से लॉकडाउन लागू हुआ था। 24 तारीख की अर्धरात्रि, यानी कि वो 25 तारीख, आज हम 25 तारीख में बैठे हैं। तो मैं कोरोना की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कल का जो आंकड़ा है वो है 53,419। अपडेटेड जो आंकड़ा है 53,476 केस एक दिन में, और ये 23 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो आप कहेंगे कि हमने तो लाखों केस होते देखे हैं दिन में, तो आप इतना गला क्यों फाड़ रहे हैं, हमें डराने की क्यों कोशिश की जा रही है? अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में हर चीज डालने की जरूरत है। पिछले साल जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो आपको मालूम है देश में कुल मिलाकर कितने केसेस थे? हम भूल जाते हैं बहुत सी बातों को। कितने केसेस थे उस वक्त? 519 केस हुए थे, और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था 21 दिन का। फिर दूसरा लॉकडाउन जो 14 अप्रैल से लागू हुआ 3 मई तक के लिए, पूरे देश में आंकड़ा था 10,815। ये 14 अप्रैल को। 3 मई को आंकड़ा कितना था? 40,263। तीसरे लॉकडाउन पर 40,263। आज हम 53,000 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 31,855 केसेस हैं। और यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। देश की तमाम बड़ी कंपनियां, उनके हेडक्वार्टर्स ही नहीं बल्कि उनकी फैक्ट्रियां भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। फिर नंबर आता है पंजाब का, एक और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, फिर केरल, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ तक आंकड़ा 2000 से ऊपर है। पंजाब में 2,613, केरल में 2,456, छत्तीसगढ़ में 2,106, गुजरात में 1,790। फिर आप कहेंगे अभी तो हजारों में है। तो ये 519 का आंकड़ा बढ़ते 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 कितना बढ़ा था? 1 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया था संक्रमण का इस देश में। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? 23.9% का हमने गोता खाया था 2020-2021 की पहली तिमाही में। दूसरी तिमाही में 7.5% का गोता। तीसरी तिमाही में हम थोड़ा उभरे थे। चौथी तिमाही के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन इसी साल 2021 की शुरुआत में कहा गया अब कोरोना से हम जीत गए। और देखिए देश की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ने वाली है, सरपट। फिच ने कहा 12.8% की विकास दर होगी। आरबीआई ने, सरकार ने अनुमान लगाया 10% से ऊपर की हमारी अर्थव्यवस्था
की विकास दर होगी, यानी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। हम चैन की सांस लेने लगे थे। नौकरियां गई, 27% तक बेरोजगारी की दर हो गई थी। सबसे ज्यादा मार मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, वो मजदूरों की, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर तार तार हो गया था। आपने वो तस्वीरें, वो कभी मेरे जहन से नहीं निकल सकती, किस तरह से पैदल, साइकिल पर, ऑटो पर मजदूर अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश जाने पर मजबूर हुए थे। कोई दिल का दौरा पड़ने से चलते चलते चला, दिल्ली से ग्वालियर जाना था, आगरा से आगे दम तोड़ दिया। एक बहादुर लड़की अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से बिहार ले गई, साइकिल पर बिठाकर। 16 मजदूर इतने थक गए थे चलते चलते कि वो रेलवे ट्रैक पर लेट गए और वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई, कट गई रेल से। वो मंजर भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज द राइटिंग इज ऑन द वॉल। हम सेकेंड वेव में हैं, यूरोप थर्ड वेव में आ चुका है। पेरिस, रोम, बर्लिन लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में अभी भी कोशिश की जा रही है अर्थव्यवस्था को खुली रखने का, लेकिन आज हमें ग्लोबल इकोनॉमी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। भारत की अर्थव्यवस्था, हम अकेले वैक्यूम में काम नहीं करते, और टर्की नहीं है। मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि हम अपने आप में, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हम ऐसे आत्मनिर्भर भी नहीं कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट जो हो रहे थे फिर से वो दिक्कत में आ गए हैं। जो हमारे सामान हम बाहर से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वो आने बंद हो गए हैं। तभी तो आप अगर गाड़ी बुक कराइए आज की तारीख में 6, 8, 9 महीने की वेटिंग है। सेमीकंडक्टर्स ही नहीं मिल रहे, जो वो चिप्स होती हैं। पर कोई चूं भी नहीं कर रहा। हां, वैक्सीनेशन हो रही है, उसकी रफ्तार और तेज करने की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत है, इसे पूरी तरह से मुफ्त करने की जरूरत है। पर अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा और हम कितने तैयार हैं, इसके बारे में गंभीर चर्चा हम करने को तैयार नहीं। हम तो चुनाव में लगे हुए हैं। लोगों का रेला कहा जाता है ना, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत का सबसे बड़ा मेला होता है चुनाव। तो अभी तो मेले चल रहे हैं 5-5 राज्यों में, और आप और मैं, हम सब भी बेपरवाह हैं कि हो गया, अब क्या करें कोरोना का। लेकिन ये आंकड़े डराने वाले हैं, और ये मैं अपनी राय नहीं, डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत ही भयावह स्थिति की ओर हम जा रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना फिर लगाएगा अर्थव्यवस्था पर ब्रेक? जो हम कह रहे थे हम बाहर निकल जाएंगे, रोजगार फिर से मिलने लगेंगे, कटी हुई तनख्वाहें बहाल हो जाएंगी, या ब्रेक फिर से लगने वाला है? और पिछले साल जैसा मंजर, वो खौफनाक मंजर फिर तो नहीं देखना पड़ेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री, मेरे साथ हैं। शरद कोहली, अर्थशास्त्री और देश के सबसे मशहूर सीएज में से एक, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, मैंने पोजीशन को ओवरस्टेट तो नहीं किया है। यह कोरोना की दिक्कत और अर्थव्यवस्था पर क्या होने वाला है, मैंने बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कहा कुछ कि लोगों को मैं डरा रहा हूं, या यह दरअसल हकीकत है, पर अभी किसी ने भी गंभीर इस पर चर्चा की शुरुआत भी नहीं की है। देखिए, डर का माहौल इस बारी काफी है, और ये डर इसलिए भी हमारे ध्यान में आ रहा है क्योंकि पिछली बारी से जो समस्या लोगों ने झेली थी, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए अभी भय का वातावरण ज्यादा है। आपको याद होगा, पिछले लॉकडाउन में तो पहले लोगों ने
एक प्रकार से छुट्टी का माहौल बना, ये लगा कि 15-20 दिन में निपट जाएगा, एक लंबी छुट्टी मिल गई है। अब जो आपने कोरोना वायरस के कारण जो आर्थिक इंपैक्ट पड़ेगा, इसका जो विषय उठाया है, इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं, जो आपके ही शो पे पहले भी कुछ बारी चर्चा हुई है, कि अभी हमारे पास पिछले वर्ष के मुताबिक कोरोना के संक्रमण को मेडिकली डील करने के लिए हम काफी ज्यादा अभी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में एक स्थिति है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, अनुभव है, हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। परंतु हर बारी संक्रमण को डील करना एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इसलिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बहुत तेजी से बढ़ाने की एक आवश्यकता थी। और आपके साथ पिछली चर्चा और आज की चर्चा के बीच में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि 45 के ऊपर की कोमॉर्बिडिटी की रेस्ट्रिक्शन हट गई है। पिछली बार आप मेरे शो पर आए थे, आपने बहुत पुरजोर वकालत की थी, इमोशनल अपील की थी सरकार से। सबसे पहले जो हमारी लेबर क्लास है, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का पूरा सम्मान करता हूं, पर जो हमारा मजदूर वर्ग है, और ये रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 94% इनफॉर्मल सेक्टर पर निर्भर है, सबसे पहले उनका टीकाकरण किया जाए। जी, और मैं मानता हूं कि शायद सरकार को अब 1 अप्रैल से जो ये शुरू होगा, तो उसमें जो ये अनाउंसमेंट हुई है ये 45 से ऊपर की है। अभी भी एक प्रकार से जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो एडवांस्ड वर्ग है, जिनको ऐप और कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा है, जिनके पास आधार का कार्ड मतलब डालने की लिटरेसी लेवल भी है, मेरे को लगता है कि अब एक कैंप टाइप जैसे माहौल और वातावरण बनाना पड़ेगा। नहीं, वैक्सीनेशन तो अपनी जगह है, सरकार कर रही है, और तेजी लानी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। मेरा सवाल ये है, अर्थव्यवस्था के सामने कितनी गंभीर चिंता का विषय है ये कोरोना की सेकेंड वेव। यूरोप में तो थर्ड वेव आ गई है सिद्धार्थ, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो देश पूरा खुला हुआ है, अब ये मानकर सब बैठ गए हैं लॉकडाउन तो लगेगा नहीं। मुझसे भी बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कहा लॉकडाउन का ऐसा हमारा तजुर्बा रहा है कि लॉकडाउन तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है, सप्लाई चेन टूटेंगी, कटेंगी, फिर वही पिछले साल का मंजर आ सकता है क्या बिना लॉकडाउन के भी? एक खतरा जो मैं बताना चाह रहा हूं, और आपने लॉकडाउन का विषय अच्छा उठाया, बट एक थोड़ी सी नई चीज आपके प्रश्न के जवाब में दूंगा। मैंने आज ही अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, और पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा था, और उस ट्वीट के रेस्पॉन्स में अलग अलग फील्ड से लोग जवाब दे रहे हैं। एक जो नया खतरा उभर के आया और उसका प्रभाव कितना होगा, वो है चाइना की इंडिया पे अघोषित एक ट्रेड वॉर के आसार दिख रहे हैं संदीप। जो माल हमारे को बहुत सारे सामान के लिए आवश्यक है, और मैं 2 उदाहरण दूंगा। टेलीकॉम हैंडसेट्स, आपको याद होगा पीछे सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसमें भारत में बने हुए हैंडसेट मैन्युफैक्चर जो होंगे उस पे एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, और भी क्षेत्रों में है। और दूसरा, अभी एक पब्लिक के सदस्य ने उस ट्वीट के रेस्पॉन्स में बोला है, क्या हो रहा है कि चाइनीज कंपनीज जिनकी डोमिनेंस है सप्लाईज पे, रॉ मटेरियल के और की इनपुट्स के कंपोनेंट की इंडिया में, उन्होंने सडनली उनके प्राइस बढ़ा दिए हैं। और दूसरा, जो चीज 30 दिन में आती थी 15 दिन में डिलीवर हो जाती थी, अब उसके लिए 6 महीने, 8 महीने। मैंने इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का उदाहरण दिया, तमाम कारें, गाड़ियां जो हैं 6-6, 8-8, 9-9 महीने की वेटिंग पीरियड हो गई है। Because the component delivery is being delayed and costs आनन फानन में बढ़ाए गए हैं। अभी एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के व्यक्ति जो मेडिकल इक्विपमेंट के हैं, आशीष भाई, उन्होंने अभी उस ट्वीट किया है कि मेडिकल कंपोनेंट्स में 35-40% की प्राइस बढ़ाई गई है, और 150 दिन से अधिक का वेटिंग पीरियड है। जिस व्यक्ति से मैंने जब पहली बारी ये बात सुनी थी 2-3 दिन पहले, और मैंने कुछ और लोगों से बात की, मैं अब इसका मुझे एक खतरा लग रहा है कि चाइना, क्योंकि एपीआई की अगर बात करें, दवाइयों में जो एपीआई है 91% तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। और ये एक इनडायरेक्ट ट्रेड वॉर का प्रभाव पड़ रहा है। जो कंपनीज इसमें सफर कर रही हैं, उनके स्टॉक प्राइस पे भी असर आ रहा है। बाजार भी धोखे खा रहा है, पर मैं बाजार को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, आप जानते हैं सिद्धार्थ।
पर मुझे ये बताइए, देखिए ट्रेड वॉर के अलावा विजय सरदाना, और आप क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं, जो मतलब बंद हो गई थी दुकानें, बड़ी कंपनियां तो अपने आप को बचा ले गई, बॉटम लाइंस और हेल्दी कर ली, नौकरियां भी कटी, तनख्वाहें भी घटी, पर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर था, जो छोटी कंपनियां थी, छोटे कारोबार थे, वो सांस लेने की स्थिति में आए थे, उनकी सांस फिर अटक रही है क्या? जमीन पर क्या हो रहा है? मैं आपका एक्सपीरियंस चाहूंगा। देखिए संदीप जी, बहुत गंभीर स्थिति है। अगर जिस तरह से वापस केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक बात तो, अगर हम में से कोई भी ये कहता है कि कोरोना खत्म हो गया या कंट्रोल में आ गया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। एक बायोलॉजिकल थ्रेट है, एक बीमारी है, एक वायरस इन्फेक्शन। कभी भी दुनिया में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जब एक बार बीमारी आती है वो जाती नहीं, वो अपने रूप बदल बदल के आपको हमेशा चैलेंज करती रहेगी। आप उठा के देख ले, आज भी हम जो वैक्सीन हमने बनाया है वो एक्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों ने बनाया, लेकिन अगर कल को ये वायरस म्यूटेट होता है, नए फॉर्म में वायरस चलता है, तो वैक्सीन उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, फिर हम एक नई वैक्सीन चाहिए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब आप एक बायोलॉजिकल थ्रेट के साथ काम करते हैं तो एक बात हमें हमेशा रखनी पड़ेगी कि ये दुनिया से जाने वाला नहीं है। तो ये सरकार नहीं जानती क्या? विजय सरदाना, एक सेकंड के लिए, सरकार ये जानती नहीं या समझती नहीं? उनके पास तो हमसे ज्यादा इनपुट्स होते हैं। तो सरकार ने एहतियात के तौर पर, अभी तो देखिए खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है ना, अब तो ये है कि लॉकडाउन तो हम कर नहीं सकते, तो कोरोना के साथ जीना सीख लो क्या? इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल पैरेलल एग्जांपल देता हूं। 2003-4 में पहली बार बर्ड फ्लू आया था इस देश में, आज तक गया नहीं। हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें बर्ड फ्लू के इंसिडेंसेस दिखते रहते हैं। यही हाल आपका कोरोना के साथ रहेगा, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा लॉकडाउन, प्रिवेंटिव केयर लेते रहेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप जो बेसिक प्रिकॉशन है, मास्क, पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहिए। ये एक्सेप्शन नहीं है, अब ये हमेशा रहना चाहिए आपके साथ। इस बात को हमें समझना होगा। अब इसका असर इकोनॉमी पे क्या होगा, ये अब हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि जो मोबिलिटी है, जब हम इकोनॉमी में दो तरह की चीजें हैं, एक है जो स्टैटिक है, दूसरा है जिसमें मोबिलिटी इन्वॉल्व है। जो चीजें आपकी एसेंशियल है, उनमें खाना है, बिजली है, पानी है, बेसिक चीजें हैं, गैस है, ये चलता रहेगा क्योंकि लोगों को जिंदा भी रहना है, ये कंजम्पशन चलते रहेंगे। लेकिन जो मोबिलिटी बेस्ड है, डिस्क्रिशनरी बेस्ड है, जैसे आपका सिनेमा हॉल है, होटल्स हैं, ईटिंग आउट है, ट्रेवलिंग है, टूरिज्म है, इस पे असर हमेशा रहेगा। ये पहले जैसी स्थिति में नहीं आने वाली। नौकरियों पर फिर से असर पड़ेगा। 27% बेरोजगारी दर चला गया था, CMI का आंकड़ा है। फरवरी में वो 6.99% आ गया था। बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, तनख्वाहें फिर कटेंगी क्या? देखिए, आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दो पार्ट में ले लीजिए, एक है एसेंशियल, दूसरी है नॉन एसेंशियल या डिस्क्रिशनरी। 60-65% इकोनॉमी आपकी एसेंशियल है, वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, काम करने के तरीके बहुत कुछ नए रूप में एडजस्ट कर लिए हैं। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है, जहां पे आपको क्राउडिंग चाहिए, अब पिक्चर हॉल तो 4 आदमी से नहीं चलेगा, होटल इंडस्ट्री में 4 आदमी से नहीं चलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री बगैर पब्लिक मूवमेंट के नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्र हैं, इन पर फिर से मार पड़ेगी ना, ये प्रभावित होंगे। देखिए, ये नॉट ओनली रोजगार बट ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले क्षेत्र भी थे। बाकी तो कमोडिटीज है, जो एसेंशियल है वो कमोडिटीज है। अब चावल के रेट आप कितने बढ़ा लोगे, लेकिन टूरिज्म में, 5 स्टार में, होटल्स में या पिक्चर हॉल में, यहां जो इनकम होती थी, जो इकोनॉमी को एक देती थी जिसे पुश, उसमें जरूर कमी आएगी और वहां पे काम करने के तरीके बदलेंगे, वहां के और सरकार इसमें क्या कर सकती है उस पर आऊं। उससे पहले कल राज्यसभा में शरद कोहली, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देखिए, हमारा रेटिंग्स अब डाउनग्रेड नहीं हो सकती हैं, महंगाई दर हमने दहाई का आंकड़ा छूने नहीं दिया, मनमोहन की सरकार में तो वो हो जाता था, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से ऊपर जाने लगी है, पॉजिटिव में आ गई है तीसरी तिमाही में, अब हमारी GST कलेक्शंस भी बढ़ने लगी हैं।
तो ये आंकड़े, ये भरोसा, ये विश्वास आज की परिस्थिति में टिकता हुआ दिखाई देता है आपको? नहीं, अगर जो हालत है संदीप, जो हालत दिखाई दे रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हम ऐसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आपको बड़ी मुश्किल से गिर के जब कोई चोट लगी, उठने लगा और जैसे ही उठ के चलने लगा उसको फिर चोट लगने के कगार पे आ गया। कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से लोगों के दिमाग में, मैं आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट बता देता हूं क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। वहां ये चल रहा है, एक ही ख्याल सबके मन में, यार बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था, ये तो फिर वही हालत हो गई। अब की बार अगर ऐसा हो गया तो जो बचा कुचा स्टैमिना था अपने आप को संभालने का, चाहे वो रोजगारी के मामले में हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की हो, चाहे वो जितनी जमा पूंजी हो, अगर मैं सरल भाषा में कहूं, तो वो जमा पूंजी प्रोविडेंट फंड में से जिस हिसाब से जो जमा जोखू कहते हैं वो लोगों की हो गई, वो सब अब पानी हो गई, वो अब ब्लीड हो चुका है। हाँ। तो अब लोगों में झेलने की शक्ति उतनी नहीं है। ये भी संदीप एक तरफ सच है कि वैसा लॉकडाउन शायद ना हो, पर यह भी तो सच है कि अब हमारी झेलने की कैपेसिटी पहले के मुकाबले और कम हो चुकी है। लॉकडाउन चलिए नहीं भी होगा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर 31,855 आंकड़ा हो गया है, महाराष्ट्र एक हब है, आर्थिक हब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सप्लाई चेन होती है पंजाब से, पंजाब में दूसरे नंबर के केसेस हैं, वहां से कच्चा माल भी आ रहा है, वो साइकिल तो टूटेगी। बिल्कुल। और मैं इसमें आपकी बात में एक और बात जोड़ दूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमारी जीडीपी टू सेविंग रेशियो जो कि 21% थी कोरोना से पहले, आज वो गिर के 10% रह गई है। इसका मतलब लोगों की जो जमा पूंजी थी वो ब्लीड हो चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है। और एक बात और अगर आप देखें कि यूरोप में शहर शहर में, आपने यूरोप का जिक्र किया, शहर शहर में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं लॉकडाउन के खिलाफ। आप जानना चाहेंगे कि क्यों वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं जो हम इंडिया में बात करते थे कि भैया कोरोना से मरने से अच्छा तो बेटर हम वैसे मर जाएंगे, तो इससे बेटर तो आप लॉकडाउन खोल दो, मर जाएंगे कोरोना उस जान का क्या करेंगे अगर हमारा जहान बर्बाद हो जाएगा। तो वहां ये यूरोप में देखने को मिल रहा है, जो अपने आप को विकसित देश कहते थे। जब हमारे यहां पर यह मजाक उड़ाया जाता था कि कोरोना से मरने के बजाय आप जहान को बचाइए, आप पर प्रोटेस्ट ये उल्टा बता रहा है। तो जो परिस्थिति हम इंडिया में देख रहे थे, आज वो हमको यूरोप में देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है बहुत ही भयावह। उसकी उलट तस्वीर महेश वर्मा ये भी है ना कि हम क्या पूरे बेफिक्र हो गए हैं कोरोना काल में। भाई हमने लॉकडाउन कब किया? जब 519 केसेस थे। आज 53,419 केसेस हैं। देश में चुनाव भी हो रहे हैं गाजे बाजे के साथ, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बिहार विधानसभा में विधायक भी कूटे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल है। संदीप भाई, आपका कंसर्न भी जायज है और आज का भी मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण मैं इतना ही कहूंगा इस मुद्दे पर। जो है सबसे पहला मेरा यही जवाब होगा कि भय, भूख और अकाल इस 1 साल के बाद कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, ना वो दिखाई, ना वो सुनाई, ना वो बताया जाएगा, ना वो जताया जाएगा। जब ये कहने का मेरा जो आशय था वो इतना था कि जो भय था उस समय कि जब ये कोरोना शुरू हुआ तो एक लेवल कुछ 1,000 जो है वेंटिलेटर बेड हुआ करते थे, और उसके बाद जो ये भूख थी, जो लोग, अब ये ईश्वर की कृपा ही कही जाएगी हमारे देश के ऊपर कि प्रधानमंत्री की सोच जो थी 31,000 से ज्यादा जनधन अकाउंट योजना को। महेश वर्मा, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, पीसीआर इनका ऑडियो ठीक कीजिए। जब तक ऑडियो ठीक नहीं होता, आवाज साफ नहीं आती, बात समझ में कैसे आएगी? और मैं 25 मिनट बाद महेश वर्मा के पास आया हूं। सुप्रिया श्रीनेट, क्या हम तैयार हैं इस बदली परिस्थिति को लेकर? संदीप जी, आपने जो अभी तक डिस्कशन किया उसमें बहुत सारी सकारात्मक सजेशंस भी आए हैं और बातें भी हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी होंगी। आज 1 साल हो गया है, बीबीसी ने जो आरटीआई के माध्यम से एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है, उसमें एक बात साफ है कि सरकार के किसी भी विभाग को इस लॉकडाउन के बारे में नहीं पता था।
तो ये बिना डिस्कशन के, बिना विचार विमर्श के, किसी राज्य से तो छोड़ दीजिए, जो आपदा के विभाग होते हैं, जो EMR वगैरह होते हैं, उनसे भी बिना बात किए ये हुआ था। स्वास्थ्य संबंधी विभागों को भी इसकी तनिक भर खबर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो विचार विमर्श करना जरूरी है, कि इस समय ऑल पार्टी मीटिंग हो, जरूरी है इस समय प्रधानमंत्री राज्यों से बात करें, जरूरी है जो बढ़ती हुई जो इन्फेक्शन रेट है उस पर बात हो, क्योंकि अभी वो नहीं हो रहा और फिर से इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। आपने जो 56,000 की संख्या बताई, मैं पहला वो कहना चाहती हूं। दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि हमें वास्तविकता को आंक कर फिर सॉल्यूशंस खोजने हैं। 5 मार्च 2020 को सदन में तब के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य के मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा था हमारे पास पर्याप्त आइसोलेशन बेड्स हैं, पर्याप्त PPE किट है, पर्याप्त मास्क हैं। ये कितनी भ्रमित करने वाली बात थी, क्योंकि सच ये था हमारे पास पर्याप्त कुछ भी नहीं था और बिना विचार विमर्श किए एक लॉकडाउन लग गया। तो मैं इसको राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाहती हूं, लेकिन जरूरी है कि आज स्थिति को आंक कर उस पर बात हो। नहीं, आज अगर वित्त मंत्री कहती है हमारी रेटिंग्स डाउनग्रेड नहीं होंगी, हमारी GST कलेक्शन बढ़ रही है, हमारा फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा अभी काबू में है, तो उसको आप किस तरीके से आंकेंगी कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है? पर लोग चिंतित हैं जमीन पर। मैं पूरे रिस्पेक्ट और पूरे सम्मान और पूरी इज्जत के साथ ये कहूंगी कि वित्त मंत्री पता नहीं कौन से आंकड़ों को देखकर इस तरह के वक्तव्य देखती हैं। आप देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं औरतें, युवा, जो बेरोजगारी का आलम है, और 23.9% संकुचन नहीं हुआ था, 24.4% हुआ था रिवाइज्ड एस्टिमेट में संकुचन हमारी इकोनॉमी में। और ये संकुचन दिखाता है कितनी तकलीफ अभी तक झेली जा रही है। नए नए आंकड़ों को कोट करके भ्रमित वाली बातें कही जा रही हैं। आज जो आपने डिले कहा डिलीवरीज में, वो किस चीज का सूचक है? कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और हो नहीं पा रहा है क्योंकि चीजें अटकी हुई हैं। मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति की जरूरत है, लेकिन सारी व्यस्तता चुनावों में है। सरकार का कौन सा नुमाइंदा ऐसा है जो लॉकडाउन या उसकी परिस्थितियों के बारे में, बढ़ती हुई तो आप भी तो चुनाव में मशगूल हैं, राहुल गांधी भी तो केरल और असम के बीच में फ्लाइट पकड़ के घूम रहे हैं, सब लोग तो व्यस्त हैं। हाँ, आप भी व्यस्त हैं। संदीप जी, राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं है ना देश के। राहुल गांधी जी को तो डिसीजन लेना नहीं है सरकार चलाने का, सरकार को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। रणनीति तो सरकार बनाएगी ना, सरकार पहल तो करे। कौन है सरकार का जो पहल करने को आज तैयार है? एक व्यक्ति आपको पता है दिल्ली शहर में अगर है, किस तरह की बातें हो रही हैं यहां पर, आप मुझे बताइए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसको सबसे पीछे ढकेल दिया गया है। हर जगह आप देखिए, मुद्दे की बात करना जरूरी है ना। जान और जहान का डिबेट तो हम बाद में करेंगे। जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं, जिस तरह से लोग इसको लेके लगता है कि सब कुछ चंगा सी, उस तरह का जो सरकारी रवैया उसको बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह कह देना कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ढर्रे पर आ गई है, मुझे लगता है वित्त मंत्री का बहुत भ्रमित करने वाला क्या ये कड़े फैसले लेने का भी वक्त आ गया है? यूरोप में लॉकडाउन होता है, कैसे बताएंगे जो इतने बंद हो गए बिजनेसेस? सुप्रिया, क्या कड़े फैसले लेने का भी ये वक्त है कि हमें लॉकडाउन जैसी परिस्थिति को फिर से रिविजिट करना पड़ सकता है? यूरोप में ये हो रहा है, पर हमने देखा है लॉकडाउन करते ही अर्थव्यवस्था किस तरह से बैठ जाती है और सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, मेंटल इश्यूज भी होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और औरतों के खिलाफ अपराध भी बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े जिन्होंने बताया। मैं तो ये कह रही हूं, इसीलिए विचार विमर्श करना जरूरी है। यह RTI के बेसिस पर जो डिटेल्ड रिपोर्ट एक BBC ने फाइल करी, उन्होंने उसमें क्या कहा है कि 31 के 31 राज्यों ने और यूटीज ने लगा दिया था लॉकडाउन। तो प्रधानमंत्री जी जो NDMA के चेयरमैन थे, उनको क्यों आके इतना सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत थी? आज आपको जरूरत है, आप राज्यों से बात करिए, जिन शहरों में हो रहा है लोकलाइज लॉकडाउन की बात करिए, लेकिन सप्लाई चेन्स चलने दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज का मूवमेंट चलने दीजिए, जिससे महंगाई ना बढ़ जाए। लेबर जहां पर है उनको सुरक्षित करिए कि घेटोज में रहकर उनसे संक्रमण ना फैले, उनको संक्रमण ना फैले। इस तरह की अप्रोच की जरूरत है। यही अप्रोच की पहले भी जरूरत थी, यही अप्रोच की आज भी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा,
जब 5 मार्च के बाद 12 मार्च को 2020 को जब WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया था, वैश्विक महामारी, उसके बाद सरकार गिराने में इतने मशगूल थे मोदी जी कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था, फिर बिना किसी से बात किए लॉकडाउन लगा दिया। इस समय जरूरत है आप संपर्क और संवाद स्थापित करिए राज्यों से, चाहे आपके शासित राज्य हो चाहे गैर भाजपा राज्य हो, संवाद स्थापित करने की जरूरत है। इस समय राज्यों का पावर काटकर, LG को बढ़ाकर इस समय इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है एक साथ चलने की, रणनीति बनाने की। वो रणनीति तो हमें बनती दिखती नहीं है। संघीय ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। महेश वर्मा, क्या बातचीत हो रही है या बातचीत करने का वक्त आ गया है? राज्यों और केंद्र को मिलकर देखिए, ये किसी की लाई हुई समस्या नहीं है, ये किसी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, उसकी समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। पर इस पर कोई बैठक भी नहीं हुई है और आंकड़ा 50,000 से पार कर चुका है। नहीं, मैंने तो आपको शुरू में जैसे कहा आपको संदीप भाई की भय, भूख और भौकाल की जो स्थिति जो है ना, इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले एक भय था, मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे पास एक लेबोरेटरीज थी, कुछ हजार बेड थे, उसके बाद एक भूख थी, माइग्रेटेड लेबर थे, हमारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या थी, हमारी तमाम दुश्वारियां थी। उस समय पिछला GDP हमारा नीचे गया हुआ था, हम उसी को ठीक करने में लगे हुए थे। तीसरा एक भौकाल, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो है उस समय किस तरह का तांडव हुआ, किस तरह के कांग्रेस के लोगों ने मदद करने के बजाय, जब देश पे आफत आई तो इन लोगों ने मदद करने के बजाय हमारे जो एहतियात थे, हमारे जो उपाय थे, हमारी जो सोच थी, हमारी समझ थी, हमारी रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं उसको इन लोगों ने फेल करने की पूरी कोशिश करी। और जिस शिद्दत से कोशिश करी, आज वो शायद वीडियो आप दिखाएंगे तो ये लोग थोड़ा शर्मसार भी होंगे। कौन सा वीडियो कैसे फेल किया? अरे बताइए ना, मुझे याद बताइए ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आज उस समय प्रियंका जी का देख लीजिए, राहुल जी का देख लीजिए, लॉकडाउन की जिस तरह की बातों को वो कर रहे थे, इनके चीफ मिनिस्टर कहते थे लॉकडाउन उचित है, ये कहते थे लॉकडाउन अनुचित है। जिस तरह से लोगों को ये उकसाते थे कि भाई आप लोग निकलिए नहीं तो यहाँ पे मर जाइएगा, आज वो स्थिति परिस्थिति बदली हुई है। आपके पास वैक्सीन है, आपके पास भय नहीं मतलब है। सब चंगा सी। अगर आज हमारे पास PPE किट्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, तो अभी खुलने दीजिए ना। कोई विचार विमर्श की जरूरत है, ना उन राज्यों से बातचीत करने की जरूरत है जहां पर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संदीप भाई, अभी प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के जरिए जो आपकी ये सुप्रिया श्रीनेश जो बात कह रही है, ये अनर्गल बात है, ये अनर्गल प्रलाप है। मैंने वही कहा कि भौकाल की स्थिति अब नहीं ये बना पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करी है। नहीं, वो तो वैक्सीन की बात हुई ना। अभी जो ये दूसरी वेव आ गई, इसके बारे में कब बैठक हुई? अरे भाई, दूसरी वेव की अभी हाल में ही हुई है। अभी 4-5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी मुख्यमंत्रियों से उनकी वस्तु स्थिति समझी। उन लोगों से स्पेशली उनके ऊपर अटेंटिव होकर उन्होंने कहा भी कि जो वैक्सीन का जो उपयोग किया जा रहा है, जहां मिसयूज हो रहा है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं मौजूदा सूरत हाल जो है, देखिए अभी तो सारे चुनाव में व्यस्त है ना, पूरी राजनीतिक जमात, अभी तो चुनाव हो रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पे करने नहीं निकलेंगे ना संदीप भाई। नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन से समस्या नहीं, आप समझ नहीं रहे महेश भाई। देखिए, वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन हो रही है, सरकार पूरी प्रयासरत है और उसको और बढ़ाने की जरूरत है, उस पर सवाल ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि लोगों के मन में खौफ है, कारोबारियों के मन में खौफ है कि पिछले साल जो हुआ फिर से ना आ जाए। कहीं कहीं कर्फ्यू हो रहे हैं, कहीं लॉकडाउन हो रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन रुक रही है, तो अर्थव्यवस्था थमेगी, प्रोडक्शन ठप होगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी या कम कैपेसिटी पर काम करेंगी तो नौकरियों पर गाज गिरेगी या फिर तनख्वाहें काटी जाएंगी। ये सब कुछ हमने झेला है ना। तो पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर हम करेक्टिव मेजर्स क्या ले रहे हैं या लेने नहीं चाहिए क्या? ये जो संदीप जी आपका ये कहना है कि एक चुनौती थी, एक समस्या थी, उसका समाधान के रूप में हमारे सामने आज क्या होना चाहिए, क्या है और क्या होगा, ये निश्चित रूप से इसकी चर्चा और इसकी रणनीति ऑलरेडी जो है चर्चा भी हुई है, इसकी रणनीति भी बनी है। देश के जितने भी, आज मुझे ये बताइए कि कोरोना जो है ना मिटाने का काम भारत कर रहा है, कोरोना फैलाने का काम चीन ने किया। ये देखिए, ये
ये ना एलकेजी यूकेजी वाला नैरेटिव कम से कम मेरे शो पे मत कीजिए कि हम बचा रहे हैं, वो भाई मैं अपने इतना सरलीकरण मत कीजिए। सुनो, अरे आप इतने संजीदा व्यक्ति हैं, इतना सरलीकरण मत कीजिए। सुनो, मैं नैरेटिव सुनो, आप पहले तो एक करेक्ट कर लो, आप एक भारतीय हो, पत्रकार से पहले एक भारतीय हो, और आप नहीं मुझे मत समझाइए कि मैं भारतीय हूं कि नहीं हूं, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर इतना सरलीकरण मत कीजिए। हम कोरोना भगा रहे हैं और चीन, अरे समस्या आज की जो है उस पर बात करते हैं ना महेश भाई। मैं ये ना कहूं कि आज के डेट में हम 72 देशों में अगर वैक्सीन दिए हैं और वहां लोग ठीक हो रहे हैं और कोरोना वहां भाग रहा है, मिट रहा है, खत्म हो रहा है। सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगाइए ना, उसे फास्ट ट्रैक कीजिए। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं 3 साल लग जाएंगे। सर आप इस चीज को साधुवाद दें ना दें, धन्यवाद दें या ना दें, 129 करोड़ लोगों को अगर संक्रमण से बचाया गया है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। किसी ये मैं यहाँ साधुवाद देने के लिए नहीं बैठा हूं, मेरा काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार को काम करना होता है। सरकार जहां पर ढिलाई बरत रही है उस पर सवाल पूछूंगा, साधुवाद के लिए नहीं बैठा हूं मैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दिमाग में। नहीं संदीप भाई, आपके ही प्रोग्राम पे अभी थोड़े समय पहले ICMR के प्रमुख वो वैज्ञानिक थे, गंगाधर उनका नाम में पूरा, उनका क्या कहना था, आपने सवाल उनसे पूछा था ना, क्या पूछा था कि महाराष्ट्र में इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा। उनका जवाब बहुत बढ़िया मुझे लगा। उन्होंने क्या कहा कि वहां टेस्टिंग बढ़ी है, कोरोना की सबसे बड़ी रोक, तो और जगह टेस्टिंग नहीं हो रही है ना? और जगह भी हो रही है। अच्छा और जगह भी हो रही है। चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए सवाल जो है ना, यहाँ पर ये कोई ताली पीटने की बात नहीं है। अरे भाई थाली बहुत पीट ली ना, मोमबत्ती जला ली। सिद्धार्थ जरा भी सवाल ये है कि एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, हम उसके लिए तैयार हैं, क्या बैठकें हो रही हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, कहां कहां चूक हुई, कहां कहां हम सही थे पिछले साल, उस आधार पर आगे की रणनीति तय होती दिख रही है क्या आपको सिद्धार्थ? देखिए ये बड़ा निश्चित और क्लियर हो गया है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी इसमें कई स्टेट्स में काफी ढिलाई हुई है। वो आंकड़े सबके सामने, उनको दोहराने मैं सिर्फ वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा, विकास दर पर जो ब्रेक लगेगा, उसके लिए हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। देखिए और दूसरा विषय है जो आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और इस पे डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, पंजाब है, बंगाल है, तमिलनाडु है, ये इनमें से ये स्टेट्स इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज हैं हमारे कंट्री में। और मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा ढिलाई की गई है कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए। आई थिंक सारे स्टेट्स में रेवेन्यू कमाने पे ज्यादा फोकस किया गया है, और अभी जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, और इसका खमियाजा उन सब स्टेट्स को अपने रेवेन्यू पे क्लियरली दिखेगा आने वाले तिमाही में, अगर वैक्सीनेशन और उसके साथ जो बाकी स्टेप्स हैं उन पे ध्यान नहीं गया। आपके ही शो पे पहले मैंने कहा है कि एक बारी फिर से आर्थिक मदद सेक्टर्स की करने की पुनः एक बारी आवश्यकता है। स्टिमुलस का वक्त आ गया है क्या? स्टिमुलस आपके क्लाइंट्स और जो आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं वो क्या सेंस दे रही है? पहले तो उनको खतरा नजर आ रहा है, पहली बात तो जो मैं पहले भी बोल चुका। मुझे लग रहा है संदीप, हमने जो पहले जो कुछ हुआ है उससे सीख लेके अगर आप अप्रोच करें और बैठ के विचार के जो आपने कहा वो बेस्ट रहेगा। नहीं, वो हो रहा है क्या? आप सीख तो ले ली ना हमने। नहीं, मुझे वो नहीं, वो होना चाहिए, हो नहीं रहा है, होना चाहिए। आपके पास पीपी किट्स हैं, आपके पास आईसीयूज हैं, आपके पास सैनिटाइजर्स हैं, आपके पास आज वैक्सीन है। आपको जरूरत क्या है? आप लॉकडाउन मत लगाइए। जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जहां से ये फैल रहा है, जहां पर ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, आप अगर उस पे रोक लगा दें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या बाकी वॉलंटियर्स के माध्यम से, मैं समझता हूं हजारों की भीड़ आ रही है चुनावी रैलियों में। चुनावी रैली तो जो चुनावी रैली कर रहे हैं ये किसान नेता, जो राजनेता कर रहे हैं चुनावी रैली, उनके ध्यान देने वाली बात है कि अगर वहां कहीं सुपर स्प्रेडर बन गया तो वो क्या मुंह लेके जनता के सामने जाएंगे? तो हमने पिछले साल से कुछ नहीं सीखा है। मुझे ये रैली देख के तो नहीं लग रहा है, कम से कम। बाकी मुझे लग रहा है कि सीख लेके अगर आप इसको बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आपको पहले जैसा भयावह कर्फ्यू जो लगाना पड़ा था
उसकी नौबत नहीं आएगी। आपकी सप्लाई चेन चलती रहेगी। अभी जिस डिस्क्रिशनरी गुड्स की बात करी विजय जी ने, वो भी नहीं रुकेंगे अगर आप इसको स्ट्रैटेजी से एक योजना बना के और आप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जो भी कोरोना के दौरान में सावधानियां लेने की जरूरत है, आप उनको लेके चलें। मेरा पूरा यकीन है आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, परंतु इसके लिए प्लानिंग जरूरी है। विजय सरदाना, जो बात सिद्धार्थ जराबी ने भी कही, फिस्कल स्टिमुलस की दरकार पिछले साल भी थी, खजाना खाली था, नहीं आ पाए। जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रही हैं। आप, क्योंकि एमएसएमई को हम सबसे बेहतर समझते हैं, वहां पर वो 3 लाख करोड़ रुपए पिछले साल मई में उनके लिए रखे भी गए, पर वो आते आते और कितनों ने लिए कितनों ने नहीं लिए आप जानते हैं। क्या अब ऐसा भी वक्त आ गया है, सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ता है, ये नहीं रुकता है, तो हमें अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किस तरह का फिस्कल स्टिमुलस देना है? संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से इस समय करने की क्या जरूरत है, मैं 2 छोटे सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, कोरोना एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये रोज बदल रही है, ये एक डायनेमिक प्रॉब्लम है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। मुझे लगता है कि इस समय भारत सरकार को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए बिटवीन जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जहां पे एक कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वॉर रूम टाइप एक फैसिलिटी हो, और वहां ये देखा जाए कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं, कहां पे, ऑन ए डायनेमिक बेसिस। और दूसरा जो सबसे स्थिति बात है, जो क्रिटिकल सप्लाईज हैं, जैसे अभी बात करें कि कार कंपोनेंट साल भर नहीं आ पाएंगे, 9 महीने नहीं आ पाएंगे, कुछ और चीजें 7-6 महीने नहीं आ पाएंगी, अगर कल को मेडिसिन नहीं आ पाती हैं और एसेंशियल आइटम्स नहीं आ पाते हैं, अगर हमें टाइमली एडवांस सिग्नल मिलेंगे तो वी कैन प्रिपेयर इट बेटर। पहली बात तो ये है। छोटे से मैं 20 सेकंड में अगली बात, जहां पे जो आपको स्टिमुलस देने की बात है, जहां हमें लगता है कि सडनली लॉकडाउन हो गया और वहां पे खासकर एक तबका है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, आप वहां स्टिमुलस दीजिए, वहां पे आप इमरजेंसी सर्विसेज दीजिए, फूड सप्लाई बढ़ाइए, मेडिसिन सप्लाई बढ़ाइए। जब आपके पास एक वॉर रूम होगा तो आपको क्राइसिस नहीं होगा, आप डेली बेसिस पे इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे। महेश वर्मा, यहां पर विजय सरदाना कह रहे हैं एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए, एक वॉर रूम बनना चाहिए दिल्ली में। हालात ऐसे हैं, ऐसे बनते दिख रहे हैं। नहीं, वो तो ऑलरेडी जो विजय जी कह रहे हैं उस बात से मैं भी सहमत हूं कि अभी हम टूटे हैं, सामने चुनौती है, उसको ध्यान में रख के काम करने की जरूरत है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आपको एक माहौल ऐसा भी बनाना पड़ेगा देश में जिससे कि लोग जो है उनमें एक सकारात्मक सोच पनपे। वो सरकार बनाएगा माहौल, पत्रकारों का काम माहौल बनाना नहीं है। मैं फिर से ना इत्तेफाकी जाहिर करूंगा, मेरा काम सवाल पूछना, यहाँ माहौल बनाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। अरे साहब, मैं आपसे कब कहा कि आप माहौल बनाइए, लेकिन जो लोग माहौल खराब करते हैं उनको तो आप रोक सकते हैं ना, उनसे तो पूछ सकते हैं ना कि भाई कारण बताइए, आपने जब पिछली बार माहौल खराब किया तो उससे आपको क्या मिला। एक बात। दूसरी बात कि आपको जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो आपको निवेश आता है, जिसके जरिए रोजगार, रोजी या हमारी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आज जैसे हम अगर जूम कर रहे हैं सेंसेक्स में सिलिकॉन के बाद, तो निश्चित रूप से भारतीय वो अर्थव्यवस्था है जहां दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है क्योंकि मार्केट में वो सट्टा बाजार बना हुआ है कि शेयर बाजार सूचकांक हो गया है अर्थव्यवस्था की सेहत का। माहौल खराब कर रही है। लास्ट क्वेश्चन, लगातार आप पर आरोप लगाए हैं सुप्रिया श्रीनेत, माहौल खराब करती है कांग्रेस। मैं सच तो कहूं, मुझे महेश वर्मा जी की बातें बड़ी बेसिर पैर की लग रही है अर्थव्यवस्था पर। सेंसेक्स के बदौलत वो इकोनॉमी को आंकने दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस समय जरूरत है विचार विमर्श करने की, इस समय जरूरत है समस्या को एटलीस्ट एक्सेप्ट कर उसका निवारण ढूंढने की। अगर यही एटीट्यूड रहा जो भाजपा दिखा रही है, 2 लाख लोगों की इस देश में मौत हुई है कोरोना से, वो कम आंकड़ा नहीं होता है, तो उससे भागिए मत महेश वर्मा जी। और जिस अर्थव्यवस्था की आप बात करते थे उसको चौपट करने का काम आप ही ने किया है। आप ही के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई और ये कोरोना के कारण, आरोप प्रत्यारोप तो आपके चलते रहेंगे, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है, हमने झेली है, हम भुक्तभोगी हैं, इसीलिए आज ये कार्यक्रम भी किया। सरकार को भी चेतना होगा, और सरकार, जब मैं कहता हूं केंद्र और राज्य सरकारें, एक वॉर रूम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं विजय सरदाना, हमें बनाने की जरूरत है। सिलेक्टिव स्टिमुलस पैकेज भी देने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा, लेकिन वो तैयारी हो रही है क्या, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।